हाय एफएफलर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा आई एम सॉरी क्योंकि मैं थोड़ा लेट आज अपलोड कर रही हूँ बिना किसी आप लोगों को इन्फॉर्म किए हुए। एक्चुअल में ऐसा नहीं था, मैंने कल रात ही वीडियो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर ली थी, बट मैं जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ, मैं उत्तराखंड के एक विलेज एरिया से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे कुछ ऐसा है कि हम लोगों का जो वॉशरूम वगैरह है, जो बाथरूम वगैरह है, वो हमारे घर से अटैच नहीं है, घर से बाहर होते हैं। और हमारे बर्तन धोने का जो एरिया है ना, वो भी घर से बाहर होता है। जैसे ही मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी थी तो हमारे बगल में हमारी ताई जी लोगों के कुछ मेहमान आए हुए हैं। इसकी वजह से वो बहुत लेट नाइट तक खाना खाते रहते हैं। मुझे नहीं पता इतना लेट वो क्यों करते हैं। और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही उन लोगों के बर्तन धोने की आवाज़ आती है, नल में बहुत फोर्स के साथ पानी आ रहा होता है। मैंने रिकॉर्डिंग तो कर ली थी, बट मैंने जब उसको दोबारा से सुना तो उसके बैकग्राउंड में जो बर्तन धोने की पानी की आवाज़ थी ना, बहुत ज़्यादा लाउड थी। इसकी वजह से उस वक्त तो मेरे पास टाइम नहीं बचा था, क्योंकि मैं अपने बेडरूम में आके अपना रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे कमरे में सोई हुई मेरी मम्मी की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए मुझे नीचे कमरे का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन मैं कम्प्लीटली भूल गई कि वहाँ पे नल की आवाज़ और बर्तन धोने की आवाज़ की वजह से उसके बैकग्राउंड में जो वॉइस है ना, बहुत ज़्यादा हो रहा था, नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था। और ऊपर आने के बाद, यानी कि अपने कमरे में आने के बाद जब मैंने सुना, मतलब उस रिकॉर्डिंग को सुना, तो वो बहुत गंदा लग रहा था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि कल दिन में मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड करूँगी और फिर जाके पोस्ट करूँगी, और इसी वजह से मुझे आज लेट भी हो रहा है। तो चलिए बकवास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आज के पार्ट यानी कि सोलमेट्स एट द ब्यूरियल माउंट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने अपने आप को बुरी तरीके से पनिशमेंट देना स्टार्ट कर लिया था। उसने एक लोहे की रॉड को गर्म कर करके अपनी बॉडी में लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इस वक्त उसको अपनी बॉडी से ही सबसे ज़्यादा नफरत हो रही थी। उसे इस वक्त तो खुद से भी बहुत ज़्यादा नफरत हो रही थी, क्योंकि उसने उस इंसान को फोर्स करके सेक्स किया था, जिस इंसान के बारे में कभी वो इतना उल्टा सीधा ख्याल अपने माइंड में ला भी नहीं सकता था। उसने उस इंसान को मजबूर करके, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के ये सब कुछ किया था। और वो आखिरकार इतना नीचे कैसे गिर सकता है, वो यही सोचते हुए अपने आप को बस पनिश किया जा रहा था। सबसे ज़्यादा पनिशमेंट तो उसने अपने हाथों को दी थी, जिसने वांग जी को इतने गलत तरीके से छूने की हिम्मत की थी। भले ही ये सारी कमांड्स उसको उसके माइंड के एंड से मिल रहे थे, लेकिन इस वक्त तो अपने माइंड का कुछ कर नहीं सकता था। वो अपने माइंड को निकाल के बाहर तो नहीं फेंक सकता था, लेकिन फिर भी उसके माइंड के एंड से अभी भी उसको यही कमांड मिल रहा था कि वो अपने बॉडी को पनिशमेंट दे, क्योंकि इस सब में सबसे ज़्यादा जिसने उसका सपोर्ट किया है वो शायद माइंड के अलावा उसकी बॉडी ही थी। भले ही दिल के दर्द की वजह से उसको उसके बॉडी में होने वाला कोई भी पेन ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि इस वक्त उसका दिल बहुत बड़े दर्द में था। उसने अपने आप को बहुत बुरी तरीके से अंदर से टूटा हुआ महसूस किया था कि उसने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी गलती नहीं, उसने जानबूझ के ये सब कुछ किया था। और अपने आप को पनिशमेंट देना ही इस वक्त उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन था अपने आप को शांत करने के लिए। भले ही उसको अपने फिजिकल पेन का कोई भी रियलाइजेशन ना हो, कोई भी फील ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी बॉडी आखिरकार कब तक उसका साथ देगी। उसके हाथ भी अब ट्रम्बल करने लगे थे और धीरे धीरे उन लोहे के रॉड्स को अपने पास लेके आने में अब उसको तकलीफ होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें अब चकराने लगी थी। उसकी आंखें एक जगह पे स्टेबल नहीं थी, वो घूमे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ज़मीन में बैठा हुआ वीवू जियान भी अब चारों तरफ घूम रहा है। उसका सर घूमने लगा था और उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद होने को आई थी। उसके हाथ उसका साथ नहीं दे रहे थे और धीरे धीरे वो भी उस लोहे की रॉड को छोड़ने लगे थे। दूसरी तरफ वांग जी था, जो लगभग 1 घंटे से अपने आप में कुछ अजीब सा फील कर रहा था। बहुत हॉट सी चीज़ें जैसे उसकी बदन पे आके लग रही हो, उसको ऐसा फील हो रहा था। बहुत गरम सी चीज़ें, बहुत ज़्यादा गरम, उसकी बॉडी पे आके लग रही हों और उसको हर्ट कर रही हों। लगभग 1 घंटे तक उसने सहन तो किया, क्योंकि उसको ऐसा तो लग रहा था कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जब 1 घंटा निकल चुका था और उसके बर्दाश्त से बाहर था, तो उसने अपनी आंखों को खोला, जो कि इस वक्त मेडिटेशन में बैठा हुआ था, और अपने बॉडी को पूरी तरीके से चेक करने लगा था। और उसको वहाँ पे कोई निशान नज़र नहीं आ रहे थे। ये बहुत सरप्राइजिंग चीज़ थी उसके लिए, शॉकिंग चीज़ थी कि उसकी बॉडी में कोई निशान नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बहुत ज़्यादा जलन सी फील हो रही थी अपनी बॉडी में। ऐसा लग रहा था कि
बहुत बुरी तरीके से उसकी बॉडी को जलाया जा रहा है। लेकिन सच में उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिरकार क्यों हो रहा है। लेकिन शायद 5 से 6 मिनट के बाद उसको ये समझ में आ चुका था कि ऐसा क्यों है। इतना सब हो जाने के बावजूद भी उसका दिल सिर्फ एक ही चीज़ उससे बोल रहा था कि इस वक्त उसको यहाँ से निकलना चाहिए और उस जगह पे पहुँचना चाहिए जहाँ पे इस वक्त उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वांग जी ने भी अपने दिल को ज़्यादा देर तक इनकार नहीं किया और अपनी बीचिन को अपने हाथ में लेके अपने रूम से बाहर निकल चुका था। दूसरी तरफ विंग था जो अब कम्प्लीटली फ्लोर पे गिर चुका था। उसकी पूरी बॉडी उस ठंडे से फ्लोर पे थी। विंग की बॉडी अब उसको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसका साथ देने के लिए वो एकदम मना कर रही थी। विंग अपने कांपते हाथों से फिर से उस रॉड को पकड़ना चाहता था, लेकिन उसके हाथों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि इस सब प्रोसीजर में सबसे ज़्यादा हर्ट उसके हाथ ही हुए थे। उसने अपने हाथों को इतनी बार उस गर्म रॉड से पकड़ा हुआ था, उस गर्म रॉड को अपने हाथ में रखा हुआ था, जितनी बार उसने अपनी बॉडी में उस रॉड को लगाया था। यानी कि उसके हाथ कंप्लीटली जले ही नहीं थे, अब ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ गल भी चुके थे। ऐसा लग रहा था अगर इस वक्त कोई इंसान उसके हाथों पे हाथ रख देना तो शायद उसके हाथ का मांस उसके साथ दूसरे के हाथ में चिपक जाए और उसके हाथ का मांस ही बाहर निकल आए। विंग ने फिर भी अपनी कोशिशों को जारी रखने की कोशिश तो की, लेकिन शायद उसकी कोशिश अब नाकाम होने लगी थी, क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने को आई थी। दूसरी तरफ वांग जी था, जो 2 मिनट के अंदर ही केव के बाहर यानी कि केव के एंट्रेंस के आगे खड़ा था और अपने हाथों से उस एंट्रेंस के डोर पे वो पीटे जा रहा था, मारते जा रहा था कि अंदर अगर आवाज़ गई तो अंदर वाला इंसान उस दरवाजे को खोलेगा। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। उस डोर पे बैरियर्स सेट थे, तलिस्मान्स लगे हुए थे, जिसकी हेल्प से ना ही उसको इजीली खोला जा सकता था और ना ही बाहर की आवाज़ अंदर जा सकती थी। इसलिए वीवू जियान को तो इस वक्त सुनाई ही नहीं दे रहा था कि बाहर से कोई चिल्ला रहा है या कोई पीट पीट के उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। और अगर उसको सुनाई भी देता तो भी शायद वो उस दरवाजे को खोल ही नहीं पाता। इस वक्त विंग अंदर जिस हालत में पड़ा हुआ था, वो अपने हाथ की उंगली तक को मूव नहीं कर पा रहा था, तो अपने पूरे भारी भरकम शरीर को कैसे मूव करता, कैसे वो उसको डोर के करीब तक लेके आता और कैसे दरवाजे को खोलता। और अगर ऐसा करने में वो सक्षम हो भी पाता तो भी शायद वो ऐसा नहीं करता। लेकिन बाहर से वांग जी जब बार बार दरवाजे को पीट रहा था तो प्यूरियर माउंट के लगभग सारे लोग वहाँ पे आ चुके थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता चल रहा था कि आखिरकार वांग जी ने ऐसा करना क्यों स्टार्ट किया। उनका जो हीलिंग पैट्रियार्क है वो अक्सर करते ही रहता है। वो अंदर केव के अंदर न जाने कितने दिनों तक रहता है, तब भी इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उससे बाहर आने के लिए बोले। कभी कभार वैन किंग या वैनिंग जाके उसको बुला लाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से बाकी लोगों की हिम्मत नहीं होती कि वो विंग को जाके बोले या दरवाज़ा खोलने के लिए बोले। लेकिन ये पहली बार था कि कोई उसके केव के एंट्रेंस डोर को इतनी बुरी तरीके से पीट रहा था। और कहीं ना कहीं उनको ये भी एहसास हो चुका था कि शायद वांग जी ने कुछ ना कुछ तो ऐसा महसूस किया है जिसकी वजह से वो इतनी बुरी तरीके से उस दरवाजे को पीट रहा है। लगभग 4 से 5 मिनट तक इन कोशिशों को करते रहने के बावजूद भी जब वांग जी को कोई रिस्पांस नहीं मिला तो वो अब अपना पेशेंस खोने लगा था और अब उसने अपनी पूरी ताकत के साथ उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। और अब फाइनली उसने अपनी बीचिन की भी हेल्प लेना स्टार्ट किया और अगले 1 से 2 बार में ही उसने उस दरवाजे को कम्प्लीटली काट दिया था। यानी कि दरवाज़ा गिर चुका था नीचे। जैसे ही दरवाज़ा नीचे गिरा तो सभी लोग केव के अंदर के नज़ारे को देख के बहुत ज़्यादा चौंक चुके थे और लगभग आधे में से ज़्यादा लोग तो अपने आप को टर्न भी कर चुके थे और कुछ लोग थे जो अभी तक शॉक में वहाँ पे खड़े ही थे और 2-3 सेकंड के अंदर ही वो भी टर्न हो चुके थे, क्योंकि अंदर विंग एकदम नेकेड पड़ा हुआ था। वो इस तरीके से फ्लोर पे पड़ा हुआ था कि उसकी बैक यानी कि उसकी पीठ की साइड जितनी भी थी ना, उसके पैर से लेकर सर तक पूरा का पूरा विजिबल था और वो एकदम नेकेड था। उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से कोई इसको देख भी सकता है। लगभग सारे लोग टर्न हो चुके थे विंग को इस हालत में देखने के बाद, लेकिन वांग जी ने इस सब को इतना ध्यान में ना देते हुए फटाफट से उसके पास गया, उसके बेड से ही उसकी बेडशीट को खींचा और उसको कवर कर लिया। उसके बाद उसको अपने आर्म्स में लेते हुए उसको अपने बेड में रखा और अब वैन किंग को एक इशारा दिया कि उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, तुम अंदर आके इसको चेक कर सकती हो। अभी तक वांग जी ने भी उसको कम्प्लीटली नहीं देखा था कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो अभी तक ये उसके ऊपर ब्लैंकेट डालने में और उसको कवर करने में ही बिजी था। विंग अभी तक कम्प्लीटली बेहोश हो चुका था। अब उसके पास एक थोड़ा सा भी सेंस नहीं था, यानी कि उसकी एक
स्मॉल फिंगर तक मूव नहीं हो रही थी। वो पूरी तरीके से बेहोश था और बेजान था। हालांकि उस पर सांस थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि इसकी सांस कभी भी उखड़ सकती है और कभी भी ये इंसान अपना दम तोड़ सकता है। अगले ही पल वैन किंग भी अंदर आके उसको चेक करने के बारे में सोचती है। वैन किंग ने विंग का हाथ उसके ब्लैंकेट से बाहर निकाला और जैसे ही पल्स पे उसने अपनी हाथ रखी तो उसकी नज़र उसके हाथ पे लगे हुए घाव पे गई। यानी कि उसके हथेलियों में जिस तरीके से हालत उसने देखी थी ना, उसको देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसकी हथेलियों की हालत बहुत ज़्यादा गंदी थी। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई ऐसा इंसान उसके सामने आ जाए ना जिसको थोड़ी बहुत में ही घिन लग जाती है, तो शायद वो उसी के सामने वॉमिट कर जाता, क्योंकि विंग के हाथों की जो हथेली थी ना, उसका मांस लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, गल चुका था। वैन किंग के इस शॉक्ड रिएक्शन को देखने के बाद वांग जी ने भी वैन किंग के उन आंखों की तरफ, मतलब जिस डायरेक्शन में वैन किंग देख रही थी उसी डायरेक्शन में देखना शुरू किया। तो उसे भी विंग के हाथों की हथेलियों की इतनी बुरी कंडीशन देखने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया, इतना शॉक्ड हो गया कि शायद उसकी आंखें बाहर निकलने को तैयार थी। एज ए डॉक्टर वैन किंग के लिए इस वक्त विंग एक पेशेंट था, और उसकी चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन क्यों ना हो, फिर भी उसे उसका चेकअप करना होगा, उसको पूरे अच्छे से ट्रीटमेंट भी देना होगा। भले ही वो दोनों मतलब तो एक दूसरे के फ्रेंड्स भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त वो उसके लिए उसका पेशेंट है। इसलिए वैन किंग ने खुद को संभाला और अपने हाथ को विंग के हाथ की तरफ बढ़ाया। उसमें वो उसकी पल्स को चेक करने की, उसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विंग के घाव इतने गहरे हो चुके थे कि उसके पल्स को भी मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा था। और जैसे ही उसने उसके पल्स रेट को चेक किया तो वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि विंग इस वक्त एक नॉर्मल पर्सन था। वो कोई कल्टिवेटर नहीं था, स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर तो बिल्कुल भी नहीं था। उसके पास उसकी गोल्डन कोर नहीं थी, जिसकी वजह से उसके शरीर पे जितने घाव उसने बनाए थे, जितनी बुरी तरीके से उसने अपने शरीर को जलाया था, ये अंदर तक उस पर असर कर रहा था। और उसकी पल्स रेट और हार्ट रेट दोनों ही बहुत लो हो चुकी थी। अब वैन किंग ने अपने हाथ को उसके हाथ से हटा के उस ब्लैंकेट की तरफ बढ़ाया, जो कि इस वक्त विंग के ऊपर पड़ा हुआ था, जिसको वांग जी ने विंग को कवर करने के लिए यूज़ किया था। उसने धीरे धीरे उस ब्लैंकेट को विंग की बॉडी में से हटाना स्टार्ट किया, और वांग जी ने भी उस डायरेक्शन में देखना स्टार्ट किया जिस डायरेक्शन में वैन किंग के हाथ बढ़ रहे थे। और धीरे धीरे जैसे ही विंग की बॉडी से उस ब्लैंकेट को हटाया जा रहा था, तो वांग जी की आंखें बहुत बुरी तरीके से शॉक्ड होती जा रही थी। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि उसने विंग को अपने सामने इतनी बुरी कंडीशन में देखा है। वैन किंग ने लगभग विंग की अपर बॉडी को उस ब्लैंकेट से हटा दिया था, और इस वक्त अपर बॉडी बिल्कुल उसके सामने अनड्रेस थी, और उसके अपर बॉडी पे जगह जगह बस घाव ही थे, घाव थे। उसकी अपर बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी में 1 इंच भर भी ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पे उसने अपने आप को जलाया ना हो। ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी पे कम्प्लीटली उसने उस रॉड को प्रेस कर करके एक इतना सा भी कोना नहीं छोड़ा था जहाँ पे उसने अपने आप को जलाया नहीं था। दूसरी तरफ वांग जी इस नज़ारे को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते जा रहा था, और वैन किंग फ्लो में ही उस ब्लैंकेट को नीचे किए जा रही थी। लेकिन जैसे ही वैन किंग विंग के वेस्ट तक पहुंच चुकी थी, तो वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। यानी कि वो इस एक्शन के साथ ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि इसे नीचे अनकवर करने का तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। और वैन किंग भी कहीं ना कहीं ये समझ चुकी थी कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वैन किंग ने उस समय उस ब्लैंकेट को वहीं पे छोड़ दिया, और अब नीचे की साइड से उसे ऊपर करने की कोशिश की, और लगभग नीज से थोड़ा ऊपर तक उस ब्लैंकेट को लेके आने के बाद उसने ये अच्छे से अज्यूम कर लिया कि विंग ने अपनी बॉडी में कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहाँ पे उसने अपने आप को जलाया ना हो। वैन किंग एज ए डॉक्टर स्ट्रांग बने रहना उसकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और अपने 2 सर्वेंट को इशारा करते हुए उसने अपने पास बुलाया। उन सर्वेंट्स ने भी उसके पास आते हुए उससे पूछा, मतलब वैन किंग से पूछा कि वो उनसे क्या काम करवाना चाहती है, और वैन किंग ने भी उनको पूरी की पूरी बात बताई कि उन्हें अब क्या करना है और कैसे मेडिसिन तैयार करनी है। लगभग आधे घंटे के बाद वहाँ पे मेडिसिन तैयार होकर आ भी चुकी थी, वो लेप आ चुका था जो कि इस वक्त विंग को लगना था। वैन किंग ने अपने हाथों को उस बाउल की तरफ बढ़ाया जो कि इस वक्त सर्वेंट के हाथ में था, और जिसमें विंग के लिए लेप तैयार होकर आया हुआ था। वैन किंग ने उस बाउल को अपने हाथ में लिया। दूसरी तरफ वांग जी बस एकटक विंग को देखे जा रहा था, जैसे कि उसकी इस हालत को देखने के बाद वो अपने आप को बिल्कुल भी वहाँ पे खड़ा
करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ पे खड़े होके इस नज़ारे को देखे। इस वक्त उसके पैर भले ही उसका साथ ना दे रहे हो, लेकिन उसके दिल से आवाज़ बस एक ही आ रही थी कि उसको यहाँ पर से चले जाना चाहिए और कहीं इस ऐसी जगहों में चले जाना चाहिए जहाँ पे वो विंग की इस कंडीशन को देखने के बाद उसको बिल्कुल भी याद न कर सके, क्योंकि वो सच में इस वक्त विंग को इस हालत में तो नहीं देखना चाहता था। वैन किंग ने उस लेप के बाउल को अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे अपने हाथ में थोड़ा सा लेप लगा के उसको विंग की तरफ जैसे ही वो बढ़ाने वाली थी, वैसे ही वांग जी ने फिर से उसके हाथ को पकड़ा और उस लेप के बाउल को खुद के हाथ में ले लिया और बोला, ये मैं करूँगा। ऐसा कहते हुए उसने विंग के बॉडी में वो लेप लगाना स्टार्ट कर दिया था। वैन किंग ने भी ज़्यादा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि इस वक्त वांग जी क्या महसूस कर रहा होगा। भले ही उन दोनों के बीच में अभी सिचुएशन बहुत गंदी चल रही है, बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई है विंग और वांग जी के बीच में, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स हैं और अपने सामने किसी और का हाथ विंग के ऊपर लगता दिखेगा तो शायद वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, और स्पेशली तब जब वो हाथ मेरा हो। यानी कि वैन किंग ये सोच रही थी कि अगर इस वक्त वो विंग पे हाथ लगाती है, भले ही वो दवाई लगाने के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन वो हाथ लगाना शायद वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और इस सिचुएशन को समझते हुए वैन किंग उस केप से बाहर जा चुकी थी। वांग जी ने विंग को पूरी तरीके से, यानी कि उसके बैक से लेके उसके टो टू हेड, उसने हर जगह उसके लिए जो ऑइंटमेंट वहाँ पे था उसको अप्लाई कर दिया था, और लगभग कंप्लीट तरीके से, यानी कि उसके प्राइवेट पार्ट्स तक में उसने उस ऑइंटमेंट को अप्लाई कर दिया था। वांग जी को बस इतना ही सेटिस्फाइड नहीं दे रहा था कि वो लेप उसको ठीक कर सकता है, वो कुछ और भी चाहता था। तो उसने विंग को उसी पूरे तरीके से लथपथ उस ऑइंटमेंट में उस बेड में वैसे ही छोड़ दिया, और फिर से वो वैन किंग के पास गया ये पूछने के लिए कि इतने से काम हो जाएगा या इससे ज़्यादा भी वो कुछ करने वाली है। वैन किंग अच्छे से जानती है कि अंदर से कोई भी ऐसी पावर नहीं है विंग के पास जो उसको हेल्प कर सकती है उसके अंदर के घाव को भरने के लिए। इसलिए उसने अपने आप से ही डिसाइड किया था कि वो कुछ ऐसे काढ़े बनाएगी या ऐसे सूप बनाएगी जिसकी वजह से वो अंदर के घाव को भी अच्छे से हील करने में उसकी हेल्प करेगा। लेकिन इस वक्त विंग बेहोश था, और उस काढ़े को पीने के लिए उसको कम से कम तब तक तो वेट करना पड़ेगा जब तक विंग होश में आएगा। लेकिन विंग होश में कैसे आ सकता है तब तक जब तक उसके जख्म अच्छे से ठीक नहीं होते। हर सिचुएशन में बात सिर्फ एक ही आ रही थी कि अगर इस वक्त विंग के पास उसकी गोल्डन कोर होती तो शायद वो जल्दी रिकवर हो सकता था, लेकिन बाय नेचुरल उसको रिकवर होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। दूसरी तरफ वांग जी था जिसको ये लग तो रहा था कि उसको और भी ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत होनी चाहिए इस वक्त विंग को लगाने के लिए, विंग को खिलाने के लिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक चीज़ उसके मन में चल रही थी कि विंग एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर की जो जितने उसके घाव हुए होंगे ना उनको आसानी से हील कर सकता है, उनको भर सकता है। अब वांग जी भी वैन किंग के रूम में आ चुका था और उससे कंसल्ट करने लगा था कि क्या उसको कोई और दवाई या विंग को नहीं देनी चाहिए, क्या कोई ऐसे लेप या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो उसको विंग को देनी चाहिए। तो वैन किंग उसको रिप्लाई करते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत सारे काढ़े यहाँ पे अवेलेबल हैं जो हम उसको पिला सकते हैं उसके अंदर के घाव को भरने के लिए, लेकिन विंग इस वक्त बेहोश है और वो इन काढ़ों को कैसे पिएगा मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैं एक ट्राई करना जरूर चाहती हूँ। क्या पता बूद बूद करके ही वो थोड़ा बहुत ही सही काढ़ा अपने अंदर ले ले और शायद थोड़ा बहुत उसको हेल्प मिल जाए अंदर से इस काढ़े को के साथ कि उसके जख्म ठीक हो सके। वांग जी ने इस बात पे वैन किंग को एग्री किया और उस काढ़े के बाउल को अपने हाथ में ले लिया जो इस वक्त तक वैन किंग के हाथों में था, और उस बाउल को लेने के बाद वो हाथ से जा चुका था। वैन किंग एक टक वांग जी के उस डिसअपीयर होते फिगर को ही देख रही थी और अपने मन में ही सोच रही थी कि कल तक जो इंसान विंग पे इतना गुस्सा था, इतना नाराज था, और आज उसको थोड़ी सी तकलीफ में देखने के बाद वो सब कुछ भूल गया। क्या सच में ये इंसान उसकी हर एक गलतियों को माफ कर सकता है? वांग जी सच में इस वक्त कम्प्लीटली ये भूल चुका था कि विंग ने उसके साथ क्या किया है। वो विंग से नाराज था, विंग को गुस्सा करना चाहता था, वो विंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो विंग से बात तक नहीं करना चाहता था। लेकिन विंग की ये हालत देखने के बाद मानो कम्प्लीटली वो यही भूल चुका था कि वो दुखी था, उसका हार्ट ब्रोकन था, यहाँ तक कि उसकी बॉडी में भी पेन हो रहा था, वो ये तक भूल चुका था विंग को इस हालत में देखने के बाद। और कम्प्लीटली वो वैसा ही बन चुका था जैसे लगभग 10 साल पहले लोग उसको देखा करते थे, एकदम कोल्ड, शांत और समझदारी से काम लेने वाला इंसान। वांग जी इस वक्त उस बाउल को लेके फिर से विंग के केव में पहुंच चुका था।
विंग अभी भी वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। उसकी तो एक लिटिल फिंगर तक मूव नहीं कर रही थी और वो वैसा का वैसा ही बेहोश पड़ा हुआ था, जैसे कि वो लगभग आधे घंटे पहला पड़ा हुआ था। वांग जी ने जैसे ही केव के अंदर एंटर किया, उसने विंग के पास जाके बैठा। उसने उसके सर को अपनी लैप में रखा और उसके माउथ को खोलने की कोशिश की, ताकि वो उस काढ़े को धीरे धीरे ही सही उसके मुंह में डाल सके और उस मुंह के थ्रू उसकी बॉडी में वो काढ़ा फैले और उसके अंदर तक जो घाव हुए होंगे ना, उनको हील करने में उसको हेल्प मिले। लेकिन विंग के जो दांत थे ना, वो तक सिल चुके थे। वो इतनी बुरी तरीके से बेहोश हो चुका था कि अब उसके दांत तक सिल चुके थे। वांग जी ने अपनी 1000 कोशिश कर ली थी उसके दांतों को खोलने की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। दूसरी तरफ वैन किंग भी अब वांग जी के पीछे पीछे वहां आ चुकी थी। 10 से 15 मिनट तक उसने टाइम दिया था वांग जी को उसके साथ अकेले रहने के लिए, लेकिन एज ए डॉक्टर उसको वहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसका पेशेंट इस वक्त बुरी कंडीशन में है। तो डॉक्टर होने के नाते उसको वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए उसका चेकअप करने के लिए। और वैन किंग जैसे ही वहाँ पहुँच चुकी थी, तो वो देख रही थी कि वांग जी किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा था विंग के मुंह को खोलने के लिए, क्योंकि विंग के दांत इतने टाइटली सिले हुए थे ना कि शायद वो उसको इतनी आसानी से खोल नहीं पा रहा था। और उसके दांतों को खोलने के चक्कर में उसने उसकी अपनी फिंगर उसके मुंह में डाली हुई थी और काफ़ी हद तक उसकी फिंगर तक डैमेज हो चुकी थी, यानी कि कट उसमें आ चुके थे विंग के टीथ की वजह से। क्योंकि सिले हुए दांतों को खोलते हुए अगर गलती से भी किसी ने अपनी फिंगर अंदर डाल दी ना, तो याद रखना उसकी फिंगर कट के ही बाहर निकलनी है। और प्लीज़ अपने पर्सनल लाइफ में ये गलती कभी मत कीजिएगा। अगर किसी के दांत सिल गए हैं तो उसको स्पून के हेल्प से या किसी हार्ड चीज़ के हेल्प से ही खोलने की कोशिश करें। 30 मार खान बन के अपने फिंगर्स का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। इस वक्त वांग जी भी बिल्कुल सोचने समझने की हालत में नहीं था कि उसको आगे क्या करना चाहिए, इसलिए उसने अपने फिंगर्स का ही यूज़ विंग के माउथ को खोलने के लिए किया था। और लगभग उसकी फिंगर जो थी ना, वो पूरी तरीके से कट से भर चुकी थी। बहुत ज़्यादा कट उसमें लग चुके थे विंग की दांत की वजह से। वैन किंग ने जैसे ही देखा कि विंग के दांत तक सिल चुके हैं, तो वो अंदर आके उसको खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वांग जी की तरह अपने फिंगर से नहीं, उस बाउल में रखे हुए स्पून के हेल्प से। भले ही वो लकड़ी का था, लेकिन फिर भी उससे हेल्प हो रही थी थोड़ा बहुत उससे, मतलब विंग के दांत मतलब जो सिले हुए थे वो थोड़ा बहुत खुल रहे थे। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वांग जी ने धीरे धीरे उस काढ़े को उसके मुंह में डालना शुरू किया। धीरे धीरे 2-2 4-4 बूंद करके जैसे ही उसके काढ़े को उसके मुंह में डाला जा रहा था, जिसमें से कुछ बूंद तो उसके पेट में जा रहे थे, उसकी बॉडी में जा रहे थे, लेकिन कुछ बूंद वापस से उसके मुंह से बाहर निकल रहे थे, क्योंकि विंग इस वक्त बेहोश था और वो गटकने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था। अब लगभग उस बाउल को पूरी तरीके से कम्प्लीटली खाली कर देने के बाद, भले ही आधा उसमें से बर्बाद हुआ था और आधा ही उसके पेट में गया हुआ था, जो कि उसके अंदर के बाउंस को हील करने में हेल्प करता। तो वैन किंग ने एक सर्वेंट को और आवाज़ लगाई, जिसने उसी बाउल में फिर से वही काढ़ा लेके आने के लिए उसको ऑर्डर किया। और 2 मिनट के अंदर ही दोबारा से वो काढ़ा उसके सामने था, क्योंकि जितनी क्वांटिटी उस बाउल में रखी हुई थी ना, उतनी क्वांटिटी उस वक्त उसके बॉडी में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि विंग ने कम्प्लीटली तो उस काढ़े को पिया नहीं था, आधा बर्बाद ही हुआ था, तो लगभग उसको उतना ही और उसे पिलाना चाहिए, अगर उसको उसके अंदर के घाव को अच्छे से हील करवाना है। तो वैन किंग और वांग जी दोनों की ही हेल्प से इस वक्त विंग ने वो काढ़े को तो पी लिया था। भले ही वो बेहोश था, लेकिन फिर भी उसने वो पी लिया था। विंग को उस काढ़े को पिलाने के बाद वांग जी ने उसको फिर से एक कंफर्टेबल पोजीशन में सुला दिया और फिर से उस लेप को जहाँ जहाँ पे वो लेप सूखता जा रहा था, फिर से उस बाउल को पकड़ के उस जगह पे फिर से उस लेप को लगाना स्टार्ट कर दिया था। वैन किंग भी वांग जी से ये बोल के वहाँ से चली गई कि वो 1 घंटे के बाद यहाँ पर आएगी उसी काढ़े के साथ, क्योंकि 1-1 घंटे में उस काढ़े को पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो 1 घंटे में उसको पिलाते रहे तो वो बहुत जल्दी ही अपने अंदर के, मतलब अंदर साइड से जो घाव हैं उनको हील कर पाएगा, और बाहर के घाव इतने आसानी से तो हील होने वाले में नहीं थे। वांग जी ने भी हामी भरते हुए उसको परमिशन दे दी कि वो इस केव से बाहर जा सकती है, और वांग जी भी अपने काम को कंटिन्यू करते ही रहा। अब लगभग 12 घंटे निकल चुके थे और लगभग आधी रात भी हो चुकी थी, और इन 12 घंटों में लगभग 8 से 9 बार उसको काढ़ा पिलाया गया था, उसी क्वांटिटी में जितने में उसको फर्स्ट टाइम पिलाया गया था। लेकिन उसका असर देखने को अभी तक उन लोगों को नहीं मिला था। विंग अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था और उसकी बॉडी में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। यहाँ तक उनको ये तक महसूस नहीं हो रहा था कि सोते हुए भी विंग ने कभी अपनी आंखों को तक रोल किया होगा।
काढ़े को पिलाने से पहले वैन किंग ने क्लियरली बोला था कि ये कम से कम 5 से 6 बार अगर उसको पिला दिया जाए तो ये अच्छे से काम कर सकता है और वह विंग अच्छे से बहुत जल्दी ही रिकवर हो सकता है और होश में भी आ सकता है। लेकिन वो काढ़ा लगभग उसे 9 से 10 बार पिला दिया गया था, लेकिन अभी तक विंग होश में नहीं आया था। और अब वांग जी सच में फ्रस्ट्रेटेड होने लगा था इस बात से कि आखिरकार ये इंसान क्यों होश में नहीं आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर के लिए इतने टाइम तक बेहोश रहना, और वो भी तब जब कंटिन्यूसली उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अंदर बाहर दोनों तरह से उसको अच्छे से उसकी मेडिसिन दी जा रही है, बाहर से लेप लगाया जा रहा है और अंदर हील करने के लिए उसको काढ़े पिलाए जा रहे हैं, मेडिसिन दी जा रही हैं। लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से अभी तक कैसे बेहोश रह सकता है? क्या वो सच में नहीं चाहता कि वो खुद उठे? वांग जी ने अब फ्रस्ट्रेटेड होके जब नेक्स्ट टाइम वैन किंग रूम के अंदर एंटर करती है उस काढ़े के साथ, तो उसने वैन किंग से पूछ ही लिया कि आखिरकार इन सभी चीज़ों का अभी तक कोई असर क्यों नहीं हुआ। जब तक उसको अच्छे से ट्रीटमेंट दी जा रही है, मेडिसिन दिए जा रहे हैं, बाहर से लेप लगाया जा रहा है, वो रिकवर क्यों नहीं हो रहा है, वो होश में क्यों नहीं आ रहा है? और इसके बावजूद उसके पास उसकी स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर भी है जो उसको मदद कर रही होगी कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। तो क्या सच में वो खुद नहीं चाहता है कि वो होश में आए? वांग जी ने इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड होकर थोड़ी सी लाउड वॉइस में ये वैन किंग से पूछा था, और वैन किंग अच्छे से आइडिया लगा चुकी थी कि वांग जी को अभी तक ये नहीं पता है कि विंग के पास अब उसकी कोई गोल्डन कोर नहीं है। और उसको तभी याद आता है कि बाकी सबको भी तब पता चला था जब वांग जी खुद बेहोश था, और हो सकता है कि उसके भाई ने कभी उसको ये बताया ही ना हो कि विंग के पास उसकी गोल्डन कोर नहीं है। वांग जी फिर से दोबारा से उससे क्वेश्चन पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रही हो? कब तक ये ऐसे ही बेहोश रहने वाला है? हाँ, मैं तुम्हारी तरह डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना तो आइडिया लगा सकता हूँ कि ये घाव उसके बाहर बाहर ही हैं, अंदर इतने बड़े जख्म नहीं हुए हैं कि वो खुद को रिकवर नहीं कर पा रहा है। हाँ, हो सकता है इसकी स्पेशल एनर्जी, इसकी गोल्डन कोर थोड़ी सी वीक हो इस वक्त इन सभी घावों की वजह से, लेकिन फिर भी वो इतनी वीक नहीं हो सकती है कि वो अपने आप को इन 12 घंटों तक इस तरीके से बेहोश पड़ा रहने दे और खुद को रिकवर ही ना कर पाए। बोलते बोलते वांग जी को याद आता है कि वो भी तो उसको स्पेशल एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, और वो डायरेक्टली बोलता है, ठीक है, अगर इसकी खुद की स्पेशल एनर्जी कम पड़ रही है तो मैं इसको स्पेशल एनर्जी ट्रांसफर करता हूँ ताकि ये जल्दी से रिकवर हो जाए। उसने वैन किंग के कुछ भी कहने का वेट नहीं किया और डायरेक्टली विंग के पास जाके उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाने की कोशिश करने लगा कि ताकि उसको बैठा के वो अपनी स्पेशल एनर्जी उसे ट्रांसफ़र कर सके। वैन किंग ने जैसे ही ये देखा तो उसने वांग जी के हाथों को पकड़ लिया और बोला, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसको स्पेशल एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए उसने वांग जी को खींचने की कोशिश की, लेकिन वांग जी ने अपने हाथ को वैन किंग के हाथों से छुड़ाते हुए बोला, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं उसका हस्बैंड हूँ और उसको अच्छे से जितनी चाहे उतनी पावर उसको दे सकता हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि वो इतना भी वीक नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होगी। अगर मैं थोड़ा बहुत भी उसकी हेल्प करता हूँ तो वो रिकवर हो सकता है, मैं जानता हूँ इस बात को। ऐसा कहते हुए उसने फिर से विंग को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाने की कोशिश की। वैन किंग ने फिर से बीच में आते हुए उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वांग जी ने तो जैसे अब जिद ही पकड़ ली थी कि वो अपनी स्पेशल एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करके ही रहेगा। लेकिन वैन किंग भी अच्छे से जानती थी कि अगर इस वक्त वांग जी उसको स्पेशल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है तो वो अच्छे से ये महसूस कर सकता है कि जिस इंसान को वो अपनी पावर ट्रांसफ़र कर रहा है उसके पास खुद की कोई भी पावर नहीं है, और वो इसी सच्चाई को छिपाने के लिए उसको इस सब से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी जब भी अगर विंग को होश आया और उसको ये पता लगा कि वांग जी को ये पता है कि उसके पास अब उसकी गोल्डन कोर नहीं रही, तो शायद ये तकलीफ एक और बहुत बड़ा झटका होगा उसको किसी भी मेंटल स्ट्रेस के लिए। वैन किंग ने इस वक्त भी वांग जी के हाथ को पकड़ा हुआ था और वो वांग जी को विंग से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वांग जी ने फिर से उसके हाथ को अपने हाथ से छुड़ाते हुए और विंग को अच्छे से बैठा लिया था, और लगभग उस पोजीशन में खुद भी बैठ चुका था जिससे वो विंग को अपनी स्पेशल एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता था। लेकिन वैन किंग ने उसको फिर से रोकते हुए बोला, ठीक है, तुम इसको स्पेशल एनर्जी ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो इससे पहले तुम्हें कुछ चीज़ें जान लेने की ज़रूरत है। वांग जी ने वैन किंग की तरफ देखते हुए बोला, और वो चीज़ें क्या हैं? तो वैन किंग ने बोला, जिस इंसान को तुम अपनी स्पेशल एनर्जी ट्रांसफ़र करने जा रहे हो उसके पास खुद की कोई गोल्डन कोर नहीं है, इसलिए तुम्हें लगभग अपनी 70 से 80% स्पेशल एनर्जी उसको देनी होगी, जिसके चलते शायद हो सकता है तुम खुद भी बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाओ, क्योंकि शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हें रिकवर हुआ अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इसलिए अगर तुम अपने 80% तक
एनर्जी उसको देते हो तो शायद तुम खुद बहुत बड़ी वीकनेस में आ जाओगे। वैन किंग आगे भी कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, बड़बड़ाई जा रही थी, लेकिन वांग जी ने उसकी बातों को सुनना तो तभी बंद कर दिया था जब उसने ये बोला था कि जिस इंसान को वो अपनी स्पेशल एनर्जी ट्रांसफ़र करने जा रहा है उसके बाद उसके पास खुद की कोई गोल्डन कोड नहीं है। और उसके बाद की वैन किंग की कोई भी बात उसने नहीं सुनी थी। और अब फाइनली कुछ मिनट के बाद वो अपने होश में आता है और वैन किंग के उसी हाथ को पकड़ता है जिस हाथ से वैन किंग ने अभी तक उसके हाथ को पकड़ा हुआ था, और बोलता है कि क्या बोला तुमने? विंग के पास उसकी गोल्डन कोड नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो वो अगर उसके पास उसकी गोल्डन कोड नहीं है तो अभी तक जिंदा कैसे है? ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देख रहा था। तो वैन किंग ने उससे बोला कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उनकी गोल्डन कोड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदा नहीं रह सकते। विंग ने अपनी गोल्डन कोड जैन चैंग को दी थी तब जब फैन जूलियो ने उसकी गोल्डन कोड ले ली थी, और तब से ही विंग बिना गोल्डन कोड के है। और अगर इस वक्त अगर तुम उसे अपनी स्पेशल एनर्जी देते भी हो तो भी तुम्हें लगभग 80% अपनी स्पेशल एनर्जी उसको देनी होगी। क्या तुम कर पाओगे? लगभग तुम खुद बेड रेस्ट में चले जाओगे अगर तुम ऐसा करते भी हो तो। वांग जी चुपचाप उस जगह पे बैठ गया। उसको नहीं समझ में आ रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुना और क्या इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई हो सकती है। उसको सच में यकीन नहीं आ रहा था कि विंग इतने सालों से, न जाने कितने सालों से, लगभग 10 से 12 साल हो गए थे कि वो बिना गोल्डन कोर के रह रहा था। और अगर रह भी रहा था तो उन सभी का सामना कैसे कर रहा था? सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, वो खुद को भी सेव कर रहा था और ब्यूरल में अंत में रहने वाले सभी लोगों को भी सेव कर रहा था। वो बस एक तक यही चीज़ें सोची जा रहा था। और फाइनली उसने अपने मुंह से शब्द निकाला कि अगर मुझे अपनी 100% पावर भी उसको देनी पड़ी ना तो मैं तब भी दूंगा। वांग जी को शायद खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा था, लेकिन इसके साथ उसने एक और लास्ट क्वेश्चन वैन किंग से किया, क्या वो अपनी स्पेशल एनर्जी नॉर्मल प्रोसेसर से ही ट्रांसफ़र करे या फिर उसको कोई अलग तरीके को अपनाना होगा या अलग तरीके को फॉलो करना होगा। वैन किंग सामने खड़ी थी और एकदम शॉक्ड थी। कहीं ना कहीं वो सरप्राइज भी थी कि जो इंसान कल तक इतना भड़का हुआ था वो आज अपनी 100% पावर देने को तक तैयार है। और वो मुस्कुराते हुए बोली, नॉर्मल प्रोसेसर। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से पूरी तरीके से बाहर जा चुकी थी और उन दोनों के साथ अकेला छोड़ चुकी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक ही चीज़ को दो बार रिकॉर्ड करके मैं खुद भी बोर हो गई हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने अपने कितने एफर्ट्स इसमें डाले होंगे या कितने इमोशंस डाले होंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद कर रही हूँ कि शायद आप लोग फिर भी इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आप बाकी वीडियोस को देते हैं। क्योंकि एक बार जो काम कर लिया जाता है ना, उसको अगर दोबारा करना पड़े ना तो वो उतने इमोशंस के साथ, उतने एक्साइटमेंट के साथ नहीं हो पाता है। तो शायद हो सकता है इसकी वजह से आज का वीडियो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा ना लगे, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।